नमस्कार, मैं अनिल कुमार जैन, प्रोग्रामिंग हेड राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। नमस्कार, मैं संजना शर्मा, कंचन गेस्ट की डायरेक्टर एंड फाउंडर। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है एक सलाम राजस्थानी सिनेमा के नाम। दोस्तों, लंबे समय से राजस्थानी सिनेमा से शिकायत होती आ रही थी कि राजस्थानी सिनेमा में आज की दौर की फिल्में नहीं बनती। आज कमर्शियल फिल्मों का दौर है जिसके अंदर कॉमेडी हो, हॉरर हो, एक्शन हो। और सबसे बड़ी बात होगा, आज की जो फिल्म है वो नए जमाने को पसंद आनी चाहिए। इन सब कमियों को दूर करती है राजस्थानी फिल्म पगड़ी। एक सागर नाम के लड़के की कहानी है जो अपनी पगड़ी की आन बान शान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। फिल्म पूरी एंटरटेनमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बॉलीवुड की मसाला फिल्मों को टक्कर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पगड़ी फिल्म के लीड एक्टर श्रवण सागर जी से। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है एक सलाम राजस्थानी सिनेमा के नाम। सागर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि ये जो पगड़ी जो टाइटल है, जो इतना खूबसूरत टाइटल है, ये आपके पास में दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? देखिए, ये टाइटल मुझे ऑडियंस से ही मिला था। एक बार मैं प्रोग्राम में गया था अलवर। वहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक आई हुई थी और उन सब ने पगड़ी पहन रखी थी, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरे को सामने बैठे हुए। और उसी टाइम पे चूंकि मीडिया भी वहाँ आया होता, तो मीडिया ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप अभी जस्ट दंगल कर रहे हैं, दंगल के बाद आपका क्या प्रोजेक्ट है। तो मैंने बोला, मैंने कहा, जब दंगल खेलने उतरे हैं तो दंगल ही खेलेंगे और उसकी इज्जत रखेंगे, और इज्जत पगड़ी में है। तो वो पगड़ी में उन सब लोगों की देखकर मेरे मुंह से निकला, और उस पगड़ी को आज हम इस तरह से बना के आप लोगों के बीच में लाए कि आपके साथ बैठ के उस बारे में बात करने का डिस्कशन कर रहे हैं पगड़ी के बारे में। सागर में जब भी राजस्थानी फिल्मों की बात आती है तो आम दर्शक या आम पब्लिक, उनके दिमाग में, उनके जेहन में सिर्फ एक बात रहती है कि या तो ये फिल्म कोई धार्मिक होगी या किसी पुरानी कहावत पे या परंपरा पर आधारित होगी। लेकिन आपने इस श्रृंखला को तोड़ते हुए जो ये मसाला कंसेप्ट तैयार किया, इसका आइडिया कैसे आया? आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि आम ऑडियंस भी ऐसा ही सोचती है हमारे राजस्थान का, कि लगभग फिल्में धार्मिक होंगी या पारिवारिक होंगी, जो जैसा कि पहले पहले की फिल्मों में होता आया है कि हम देखते हैं कि भाई चालीसा सरिया, पात्र बीननी, रमकुड़ी जमकुड़ी, बोमली जाटनी, दे आर कोल्ड ऑन लेडीज बेस्ड फिल्में। बट साथ में कुछ धार्मिक फिल्में भी आई, बाबा रामदेव, वीर तेजा जी, और अपना जय संतोषी माँ, ये सब राजस्थानी फिल्में आई। तो जो हमारे यहाँ की ऑडियंस है, उनकी मेंटेलिटी जो है वो पूर्ण रूपेण ऐसी बन चुकी थी, और उसी का खामियाजा हमारे इंडस्ट्री को भुगतना भी पड़ा। कि बीच में एक लंबा गैप आया 96 के बाद 2000, मैं कहूँ कि 6-7 तक, कि राजस्थानी फिल्मों का अकाल ही पड़ गया। और उस अकाल में कई ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होने लगे जो कई राजस्थानी सिनेमा को वापस से खड़ा कर पाए, और उन फेस्टिवलों में अच्छे अच्छे लोग जुड़े, और इत्तेफाक से मुझे उन लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे जुड़े रहने का एक तजुर्बा उनके साथ मुझे शेयर हुआ। तो मैं जब फिल्में कर रहा था तो मैंने भी धार्मिक फिल्मों से स्टार्ट किया। जैसे मेरी पहली फिल्म मारो बीरो घनश्याम धार्मिक थी, बट मुझे लगा कि राजस्थानी फिल्मों के दर्शक तो है ही नहीं। फिर जब हम दूसरी फिल्म करने गए तो हमने सीधा कमर्शियली सोचा। तो हम कमर्शियली सोच के हम नेशनलाइज गए द हीरो अभिमन्यु के रूप में, और वहाँ पे हमको सिनेमा मिला, पहचान मिली। उसके बाद हमने कमर्शियली चीज़ें सोचना शुरू की, और उन कमर्शियल के साथ साथ जो अवार्ड फेस्टिवल्स होते हैं, उनके जूरी पैनल्स ने भी हमको ये समझाया कि नहीं, आप अपना ट्रैक मत छोड़ना, क्योंकि इस तरह के सिनेमा की राजस्थान को ज़रूरत है। आज नहीं कल दर्शक आएंगे, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी। जब मैं पगड़ी का प्लान कर रहा था तो मेरी पूरी एंटायर टीम, मैं यूँ कहूँ कि मेरे साथ के जितने भी टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, सबने अपने अपना इनपुट दिया। और आफ्टर ऑल जो आप देख ही रहे हैं कि कमर्शियल फिल्म बनी, और उसकी ओपनिंग मुझे बहुत अच्छी खुली। इत्तेफाक से दीपावली के प्री डेज थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं खुश हूँ उस प्रोजेक्ट से। पगड़ी फिल्म है बुराई पे अच्छाई की जीत, एक रिवेंज की जी। कहानी। ऐसी कहानियां जो बॉलीवुड में कई फिल्में मिल जाती हैं, लेकिन आपने इस कहानी को कैसे डिफरेंट बनाया राजस्थानी के अंदर, या क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट लगी इसके अंदर? देखिए, इसमें रिवेंज है, बट रिवेंज ऐसा नहीं है कि आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया या किसी को मरवा दिया या किसी को मार दिया। इस तरह का रिवेंज नहीं है, इसमें एक पारिवारिक रिवेंज है, जो एक सशक्त नियमों के तहत चलता है। हमारे बाप के बाद बेटे की एक रस्म होती है, उसके बाद पोते की होती है। इस चीज को दिखाते हुए हम लेके आगे चल रहे हैं। और इसमें मैं एक फिल्म का एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि एक फिल्म आई थी सौगंध, उसमें भी रिवेंज था। लेकिन कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें रिवेंज दिखाने के लिए हमें कुछ ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सिर्फ हमने फिल्म में दिखाने के लिए, या स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, या कुछ नया सस्पेंस क्रिएट करके कुछ मसाला डालने के लिए हमने रिवेंज क्रिएट किया।
बट ऐसा नहीं है। उस फिल्म में देखिए एक लेडीज होती है, राखी, सौगंध फिल्म है, तो उसमें वो अपने रिवेंज के लिए 18 साल वेट करती है और अपने बेटे से उसका बदला लगवा। तो ये उस महिला का रिवेंज था अपने परिवार के प्रति, जो उसका दायित्व बनता है कि उसके परिवार के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उसका बदला ले, और लेकिन वो ले पारिवारिक तरीके से और परंपराओं के साथ। तो वो एक फिल्मी रिवेंज नहीं है। इसी तरह हमारी फिल्म में भी एक रिवेंज है कि दादा एक्सपायर हो जाता है, उसका बेटा उसकी परंपरा को आगे लेके जाने के लिए पगड़ी की रस्म अदा करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा टेक्निकली कहूँ, सॉरी, जैसे महाभारत में होता था कि हर घर में एक विभीषण होता है, वैसे इसमें भी एक विभीषण था, उसकी वजह से वो मारा जाता है और पगड़ी की रस्म अधूरी रह जाती है। तो उसी पगड़ी की रस्म को पूरा करने के लिए जो इसका एक कैरेक्टर है सागर नाम का फिल्म में, वो उसको जीता है और अपनी उम्र में आके पगड़ी की रस्म को पूरा करता है। सागर सर, एक ही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपकी फिल्म बेहतरीन है, टाइटल बेहतरीन है, आइडिया आपका था, मगर इसको लिखा किसने? बेसिकली कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया था और मैं इस कॉन्सेप्ट को जो मेरी टीम है राइटर्स की, उसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं निशांत भारद्वाज, उनके साथ बैठ के हमने जो हमारी राइटर टीम है जिसमें ललित राज सैनी है और ललित राज कोहली है, दोनों के नाम सेम है लेकिन एक सेन है और सैनी है और एक कोहली है। उनको हमने जब बताया तो उन्होंने बकायदा इसमें करेक्शन करते हुए और एक अच्छा सा इसको मोटिवेट करते हुए 3 जनरेशन की कहानी इसमें एक ही स्टोरी में उन्होंने फिराया। ये उनकी गुणवत्ता है कि उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कहानी के रूप में, जो मेरा थॉट था उसको पूरा स्क्रीन प्ले के रूप में उतार के आज एक अच्छी फिल्म पब्लिक के सामने पूरा। हाँ, और इनका आइडिया भी मेरे को अच्छे लगे, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम बड़ी पावरफुल थी जिन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई। सर भाई, पगड़ी फिल्म में जो आपका करेक्टर है दाता ठाकुर, जी, ये जो करेक्टर है ये किसी फिल्म से इंस्पायर किया हुआ या आपका खुद का डिजाइन किया करेक्टर है? आप दोनों में क्या डिफरेंस मानते हैं? नहीं, ये मैं इंस्पायर की बात मानूँ तो ये इंस्पायरेशन किसी फिल्म से नहीं थी। बेसिकली इसमें आइडिया इतना सा था कि एक दादा होगा, एक बेटा होगा और एक पोता होगा। बस मैं यूँ कहूँ कि दोनों कैरेक्टर मैंने करने की सोची सिर्फ इसलिए क्योंकि ना बहुत कम फिल्में यहाँ के कलाकारों को मिलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक ही फिल्म में 2 फिल्में कर लूँ। तो मैंने ही 2 फिल्मों का 2 कैरेक्टर करने का मैं कहूँ कि ये रिस्क ली, और कहीं न कहीं मेरे दाता हुकुम वाला जो कैरेक्टर है, वो ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक एक्चुअलिटी है कि हमारे राजस्थान में दाता हुकुम होते हैं और एक गढ़ के मालिक होते हैं। तो वो गढ़ के मालिक गढ़ के ही होते हैं, और हम इंस्पिरेशन माने तो राजस्थान से अदर फिल्मों ने इंस्पिरेशन ली है, और अगर उनकी फिल्मों में कहीं इस तरह के कैरेक्टर हैं, तो वो हमारे राजस्थान के, और मैं कहूँगा कि वो हमारे कैरेक्टर्स हैं। आपने 2 करेक्टर दिए हैं, दाता ठाकुर, दाता हुकुम का। तो ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। तो आपने इसमें क्या ऐसा आपने कोई खास तैयारी करी या आपको लगा कि नहीं मैं ये करेक्टर कर पाऊँगा? डेफ़िनेटली जब मैं बाप और बेटे का कैरेक्टर इसमें कर रहा हूँ, तो तैयारी तो मुझे करनी थी। और हम अखबार में पढ़ते थे कि फला कैरेक्टर ने इस फ़िल्म में ये काम करने के लिए इतने दिनों तक उसने अपनी मूंछ बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ाई, उसने जिम की, वेट गेन किया, वेट कम किया। तो मैंने भी ये सब चीज़ें ज़हन में सुनी हुई थी, पढ़ी हुई थी। तो जब मैं करने गया तो मेरे को बड़ी टिपिकल लगी। लेकिन फिर जब इनको करने लगा, तो मुझे लगा कि मैं दोनों कैरेक्टर्स एक टाइम में कर सकता हूँ। और आप देखिए, दाता हुकुम और सागर, दोनों बाप बेटे के जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों में आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखेंगे। जब दाता आता है तो उसकी फिजिक और उसका लुक और वो सब कुछ एक अलग टाइप का रहता है, और जब उसी टाइमिंग में अगर बेटा आता है तो वो एकदम स्लिम, पतला, दुबला और एक सुंदर सा हैंडसम सा बच्चा लगता है। तो ये दोनों चैलेंजिंग रोल थे, बट ये मेरे लिए करने के लिए बड़े मजे आए मुझे। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि हम लोग अगर राजस्थानी में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते तो बाकी जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको भी मेरे साथ इस तरह का काम करना चाहिए, जिससे हमारा सिनेमा मजबूत होगा। और ख़ास बात ये कहूँगा कि इसको तैयार करने में मुझे कम से कम 4 महीने लगे, क्योंकि उसमें मेरे को एक्चुअल मैंने मूंछ बढ़ाई, एक्चुअल दाढ़ी बढ़ाई, और फिर उसको जब मैंने कटवाया ऑन ऑन सेट, तो मैं एक अलग ही निकल के आया। लोगों ने कहा, बोले थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ थे, अभी कुछ और हो। तो वो मेरे लिए एक मतलब खुद के लिए भी शॉकिंग था कि यार मैं थोड़ी देर पहले तो दिख रहा था बड़ा सा आदमी, और अभी जवान सा लड़का दिख रहा हूँ। सागर, ये जो फिल्म में आपने जो कैरेक्टर निभाया है और पहले भी आप फिल्म कर चुके हैं,
तो पहले वाली फिल्मों के कैरेक्टर से और इस वाले कैरेक्टर से मतलब कितना अंतर है दोनों में? देखिए, ये दोनों जमीन आसमान के अंतर वाले आपने सवाल पूछ लिए मेरे को, क्योंकि जब मैंने जितनी भी पहले फिल्में की हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं नया था। मुझे हर बार ये लगता था कि ये कैरेक्टर करने के लिए मुझे कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं फिल्में करते जा रहा हूँ, तो फर्स्ट बात तो मुझे कैरेक्टर्स को समझने की समझ बढ़ती जा रही है। और दूसरा, ये जो कैरेक्टर्स थे ये कुछ मेरे से मिलते हुए थे। जैसा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गांव के कल्चर से रिलेटेड थे और इस तरह के माहौल के मैंने देखा भी है, और इस तरह के माहौल को मैंने जिया भी है। तो ये कैरेक्टर्स मेरे मतलब मेरे काफ़ी क्लोज थे। तो ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, और जो पहली फ़िल्में मैंने की वो सब मेरे लिए ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि मेरे जीवन से जुड़े हुए नहीं थे। जैसे इंस्पेक्टर बनना, अभिमन्यु में मैं एक पुलिस वाला बना, तो वो पुलिस और मेरा जन्म-जन्म का रिश्ता ही नहीं है। तो वो कैरेक्टर्स निभाना, मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट थे, लेकिन ये कैरेक्टर्स निभाना मेरे लिए बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि ऐसा मैं खुद अपने आप में फ़ील करता हूँ। मतलब तैयारियां तो काफी करनी पड़ी आपको इसके लिए। तैयारियां तो देखो, गेटअप के लिए और वेट गेन के लिए और उस ड्रेसअप के लिए करनी पड़ी, और पर वापस कम कम भी किया होगा हाँ, आपने? वेट वापस कम भी किया? मैं इसमें आपसे एक ना ज़रूरी बात बताऊंगा कि लोगों को मेरे हिसाब से जिम नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों? जिम करने से इंसान को बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, और अगर वो ईमानदार नहीं है अपने प्रति, तो वो अगर 10 दिन जिम छोड़ेगा तो उसकी वाट लगने वाली है। मैं कहूँगा कि इसके लिए आप प्राणायाम और योगा को अपने जीवन में लेना चाहिए उनको। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं अपनी एज के बारे में बताऊँ, तो मैंने अपने आप को काफ़ी कुछ मेंटेन किया है, और सिर्फ उसका कारण है एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, और उस लक्ष्य के लिए मुझे क्या और किस तरह से रहना है, वो मेरे अंदर छुपा हुआ है, और वही मुझे जवान रखता है, और वही मुझे हर काम को करने का मोटिवेशन देता है। एक सागर जी, आपके जो इसका टाइटल सॉन्ग था पगड़ी का, हाँ, पगड़ी इस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है, और बहुत टाइम बाद में कोई राजस्थानी गाना किसी फिल्म के अंदर इतना पॉपुलर रहा है और लोगों की जुबान पे चढ़ा है। जी। क्योंकि पहले तो आपकी फिल्म का टाइटल इतना यूनिक था, और फिर जो आपका टाइटल सॉन्ग था गाने का, मूवी का, वो भी बेहतरीन सॉन्ग है। लोगों को बहुत पसंद आया उस गाने के बारे में। एक्चुअली वो जो गाना हिट हुआ है वो मेरी फ़िल्म का टाइटल सॉन्ग नहीं, के वो हीरो का एक प्रमोशनल सॉन्ग है। अ, टाइटल सॉन्ग तो कुछ इस तरह है, ये हमारी पगड़ी, हमारे आन बान शान री पहचान पगड़ी। बट जो जिस गाने को ज़्यादा लोगों ने एप्रिशिएट किया वो गाना था राज करेलो राजस्थान। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैं राजस्थान एसोसिएशन संघ की तरफ से मैं दिल्ली में गया, विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पे जब लड़कियाँ और वो जो स्वागत के लिए जो डांसर्स आती हैं, उन्होंने इस गाने पे परफॉर्म किया, और वहाँ पे अपने राजस्थान के सारे एमपी और एमएलए मौजूद थे। तब मुझे खुशी हुई कि नहीं, मेरे गाने ने कहीं ना कहीं पिकअप किया है। तो फिर मैं भी बीच में से उठ के गया, और मैंने भी बीच में डांस वांस किया, बोले काल करे हो आज करे लो, राज करे लो राजस्थान, इसमें मरा जो हिवड़ा में मरा जीवड़ा में, इस रंग गाने रंगीलो राजस्थान। इस गाने को जो म्यूजिक दिया है और जो लिखा है वो किसने? देखिए, इसमें थॉट तो हमारे डायरेक्टर का विजन था कि हम लोग फिल्म जब बना रहे हैं तो किस तरह से हम लोगों को इन फ्यूचर आपको भी खड़ा करना है, फिल्म को भी करना है, और राजस्थानी सिनेमा के म्यूजिक के प्रति जो सोच थी कि घूमा फिरा के वही घूमर नाचना, वही पेकली, तो वो सब कुछ डिफरेंट चाहिए था। तो हमने डिफरेंट जॉनर के डायरेक्टर्स को ढूंढना शुरू किया जो म्यूजिक में एक्सपर्टी रखते हो। तो एक हमारे नॉन सर्किल में से एक लड़का हमें ऐसा मिला जिसका नेचर बहुत अच्छा था, कुणाल वर्मा। उनका एक गाना काफ़ी चर्चा में रहा था, तो हमने उनसे इंप्रेशन ली गाने से, उनको हमने टच किया और उनको हमने हमारा थॉट बताया। तो उन्होंने हमारे थॉट पे एक अच्छा सा गाना हमको दिया, और वो गाना लकीली हिट हो गया। और आज मैं कहूँ कि पगड़ी की शुरुआत में जहाँ कुणाल और अशोक जयपुर में रहते थे, आज वो बम्बई पहुँच गए, और उनकी बड़ी बड़ी फिल्में अधूरी कहानी और हाफ गर्लफ्रेंड आ रही हैं। तो मैं बेहतरीन कहूँगा कि बंदे हैं दोनों दोनों अच्छे लोग हैं, और दोनों ने पगड़ी करके अगर 2 स्टेप आगे भी गए हैं या उनकी वजह से पगड़ी ऊपर आई है, तो मैं तो कहूँगा कि हम लोगों की बॉन्डिंग थी
और इसी तरह दोनों भाई लगे रहें, बेस्ट ऑफ लक उनको भी। और सागर भाई, पगली फिल्म में एक्शन बहुत अच्छा था, हमने आपको एक्शन करते हुए देखा भी है। एक्शन सीन शूट करना और सीन से टिपिकल होता है, तो कितना मुश्किल रहा आपके साथ एक्शन सीन शूट करना? डेफिनेटली एक्शन देखने में बड़ा मजा आता है। सबसे फिल्म के सबसे प्यारे जो सीन होते हैं वो अ, जो ज़्यादा मज़ेदार सीन होते हैं वो एक्शन में ही आते हैं, और लोग वहीं पे सीटियाँ मारते हैं, वहीं पे उनको जुनून आता है कि नहीं मार मार। बट हकीकत ये शूट करते टाइम बहुत रिस्क होती है। जैसे कि मैं शूट कर रहा था, और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थे राहुल वर्मा जी, उन्होंने एक सीन कंपोज किया कि मुझे हवा में, क्योंकि लिफ्ट होती है हमारे पास, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव मानता हूँ, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही मार लूँगा। तो मैं ऐसे घूम के मार रहा था, और वहाँ पे मेरा पैर नीचे से स्लिप हो गया, तो मेरी यहाँ पे लिटरली चोट लगी, और 4-5 घंटे के लिए हमारा शूट भी ब्रेक हुआ। और हमें मजा भी आया कि हमारी फिल्म को एक पब्लिसिटी स्टंट मिला, लेकिन वो एक चोट आज भी मेरे यहाँ रह गई है, और वो मैंने वीडियो क्लिप भी डाली हुई है। अरे सीरियसली मैं बेहोश हो गया था, और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ पे पत्रकार आए, टीवी पे न्यूज चली कि टीवी पे न्यूज चली कि पगड़ी की शूटिंग करते श्रवण सागर गाए। तो हमें कहीं ना कहीं राजस्थानी सिनेमा के लिए सोचता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, बॉलीवुड के स्टारों की खबर आती है, वैसे अपनी भी आ रही है। मेरे एक बार और लगे, तो फिर दोबारा मेरे फिर चोट लग गई, तो मैंने फिर वीडियो वालों को बुलाया, तो उन्होंने बोला रोज रोज नहीं छापेंगे। एक्शन सीन के अलावा ऐसा और कौन सा सीन था जिसको शूट करने में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? हाँ, उसका एक सीन ऐसा है कि हम सितंबर अक्टूबर में हम शूट कर रहे थे, दीपावली के 2 दिन बाद, और बहुत कड़ाके की सर्दी थी, और उसमें जो दाता हुकुम का कैरेक्टर है, उसमें दाता हुकुम को गुंडे मारते हैं। तो उसमें मारने के बाद जब वो बेहोश हो जाते हैं, तो उनको एक पेड़ पे लटका कर फिर मारते हैं। बाकायदा उनका एक, जहाँ से रिवेंज का एक सिलसिला शुरू होता है, खून का खून के प्रति एक वचन होता है। जैसा कि अभी बाहुबली में देखते हैं, पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई बाहुबली में, कि पूरी फिल्म कहीं ना कहीं एक वचन के पीछे चलती है। माँ का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, रानी का दास के प्रति, दास का रानी के प्रति, कटप्पा ने रानी की बात रखने के लिए अपना वचन निभाया। तो ये सब वचन की बात है। तो एक सीन था जिसमें दाता हुकुम ये वचन देता है सामने जो मारने वाले हैं उनको, कि मेरा एक लहू लहू का कतरा भी रह गया तो वो आप सब लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो वो सीन फिल्माने के लिए मैं एक ऐसा, ऐसी जगह चाहिए थी, ऐसा सीन चाहिए जिससे लोगों को लगे कि नहीं ये सीन वाकई में दमदार है, और वहां से फिल्म में कुछ बड़ी ग्रीप हो, और पब्लिक को एक सस्पेंस मिले कि क्या होगा। तो सीन फिल्म आने के लिए हमारे वर्मा जी जो एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने ना सोचा ना समझा, बोले मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और उन्होंने तो कह दिया। बट वो सीन मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार है, क्योंकि वो रात के 12 बजे पेड़ पे लटका कर भरी सर्दी में बारिश के बीच में शूट किया। अब आप सोचिए कि अगर अक्टूबर की बारिश और अक्टूबर की सर्दी, वो भी ठंडे रेतीले पेड़ों के नीचे, कितनी ठंड होगी। और मैं उस पर लटका हुआ, और लटके लटके मैं थक गया, लेकिन उनका सीन पूरा नहीं हुआ। लास्ट में मैंने कहा ओ भाई तुम फिल्मा लो। वो सीन आफ्टर ऑल 5-4 घंटे में कंप्लीट किया, पर वो मेरी मेमोरी का सबसे हार्ड सीन था, जो मुझे याद रहता है। और उसकी वजह से मेरी जो एक्शन में चोट लगी यहाँ पे, ये भी वो पानी में भीगने की वजह से दोबारा से उस पे स्टिचेस पे प्रॉब्लम हुई, तो आज मेरे निशान रह गया। तो वो मैं ताउम्र भूलूंगा नहीं। अगर ऐसे करूंगा तो मुझे याद आएगा कि मैं वो सीन किया था रात के कड़ाके की सर्दी में। सीन है वाकई। हाँ बिल्कुल। सागर, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो ये कि आपकी जो फिल्म है उसको आपने कहाँ कहाँ कितने सिनेमाघरों में लगाई? देखिए फिल्म रिलीज के टाइम हम लोगों का प्लान था कि हम लगभग राजस्थान के पूरे 100 थिएटर्स पे हम लोग जाएंगे। बट हम लोग जब फिल्म रिलीज पे आए, तो चूंकि मैंने कहा था, और मैं अपने वचन के प्रति बड़ा पक्का रहता हूँ, मैंने कहा था कि मैं फिल्म को ओवरसीज तक लेके जाऊंगा, और मैं फिल्म को 100 सिनेमाओं तक लेके जाऊंगा, और मैं उस वचन पे अभी भी कायम हूँ। और हमने सिर्फ रिलीज पे जाते जाते हमने एक बात हमारे सामने आई कि सब जगह हम लोग पब्लिसिटी नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने लगभग राजस्थान के सारे सेंटर्स और सारे सिटीज कवर किए, तो मैंने जो मेरे 29 सेंटर मैंने एक साथ खोले,
और 29 सेंटर पे मैंने एक अच्छी ओपनिंग और अच्छी चर्चा में मैं फिल्म को लेके आया। और ओवरसीज की बात है जहाँ तक, तो मैं ओवरसीज में सिर्फ सिंगापुर में एक शो अरेंज कर पाया, क्योंकि हमारे लिए ओवरसीज रिलीज करना भी एक बड़ा टास्क है। क्योंकि ओवरसीज रिलीज करने के लिए हमको नई हार्ड डिस्क होती हैं, और वहाँ का एक अलग फॉर्मेट होता है, वहाँ पे अपने यूएफओ नहीं होता है, तो वो एक कॉस्टली फॉर्मेट लगा। तो मैंने यहाँ से एक डीवीडी भेजी पेन ड्राइव में, और वहाँ पे जो मेरे राजस्थान के लोग हैं सिंगापुर में, उन लोगों ने एक एसोसिएशन बना रखी, उन लोगों के लिए मैंने एक शो रखा। तो मैं यूँ कहूँ कि एक शो के थ्रू ही मैं ओवरसीज तक पहुँचा। रही बाकी राजस्थान के 50-60 सिनेमा, वो मैं जुलाई में इसको री रिलीज कर रहा हूँ। और चूंकि मैं बता दूं आपको कि राजस्थानी फिल्मों के री रिलीज का कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में ही आया था। और मैं जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद नोटबंदी जैसे ही हुई, तो मैंने कहा मैं इस फिल्म को री रिलीज करूंगा, क्योंकि नोटबंदी पे सब लोग लाइनों में लग चुके थे। तो फिल्म कौन देखने आए, और खासतौर से राजस्थानी। तो मैंने इसको प्लान किया, फर्क पड़ा आपके बिजनेस पे कुल मेरे मिला बिजनेस के? में बहुत फर्क पड़ा। लेकिन मैं इसमें एक उम्मीद वाली राजस्थान के जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थानी सिनेमा के मेकर्स के लिए उन्होंने एक अच्छी पहल छोड़ दी कि मेरी फिल्म, कहना मेरी थोड़ी भूल होगी, मेरी टीम की जो फिल्म है, ये फिल्म फर्स्ट टाइम इन राजस्थान के जो, मैं कहूँ कि जयपुर की राजधानी है, उसमें 8 सेंटर पे एक फिल्म लगी, इंक्लूडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्स देते नहीं है ये, वहाँ पे भी लगी 8 सेंटरों पे, प्लस बाहर के सेंटरों पे मिला के मुझे फर्स्ट वीक में 21,80,000 का फिक्स रेवेन्यू है, जिसका मैंने कहीं कोई प्रचार नहीं किया। बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक राजस्थानी फिल्म को इस तरह से ओपनिंग मिली, और इतने सिनेमाओं में कम से कम हर शो चला। सागर जी, मैं बात करना चाहती हूँ जो फिल्म की जो मेन कड़ी है, प्रमोशन। जी। अगर हम कोई फिल्म बनाते हैं और उसका उस लेवल से प्रमोशन हो और फिर उसका जो रिजल्ट मिलता है, तो शायद उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको लगता है कि फिल्म का टाइटल इतना बेहतरीन था, आपका डायरेक्टर जी वो भी बहुत बेहतरीन थे, तो जो फिल्म का प्रमोशन आप सोच रहे थे उस लेवल का कर पाया प्रमोशन? नहीं देखिए, इसमें थोड़ा-सा सवाल आपका बहुत अच्छा है, और हम लोगों ने उस लेवल पे कोशिश भी की। बट चूँकि राजस्थानी सिनेमा के लिए प्रोड्यूसर्स और बजट बड़ा एक पंगा रहा है अभी तक, तो हम जब पगड़ी बना रहे थे तब भी हमारा बजट छोटा-सा था। लेकिन चूँकि बनाते-बनाते पगड़ी बन तो गई। अब रिलीज़ का एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि अ, आप देखिए कि राजस्थान में बनती बहुत है, लेकिन रिलीज़ नहीं होती है। और जब रिलीज की बात आती है तो डेफिनेटली रिलीज में बहुत सारे पैसे लगते हैं। लोगों को बनाने में 15-20 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि रिलीज पे भी 25-30 लाख रुपए लगते हैं। तो वो 25-30 लाख रुपए बताते भी नहीं लोग। और चूंकि अपन ने 4-5 फिल्में कर रखी थी, तो अपने को इस बात का नॉलेज भी था, और हमने पगड़ी के प्रमोशन के लिए बकायदा हमने प्लान किया। उसके लिए हमने एक बजट निकाला कि हम लोग सिटी टू सिटी जाएंगे, कॉलेजेस कवर करेंगे, हम लोग इवेंट्स कवर करेंगे, और हमने वो बकायदा हमने किए, और उसका हमको रिजल्ट भी मिला कि हमारे शुरू के 2-3 दिन तो कई सिनेमाज में तो लाइनें लगी, उसके वीडियोस भी हमने बना के डाले लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं यूँ ही कहूँगा कि राजस्थानी फ़िल्म बनाना और उसको प्रमोशन करना, इन दोनों के लिए एक डिफरेंट बजट होना चाहिए। जो हम पगड़ी में कहीं हमसे भी चूक हुआ, उतना हम प्रमोशन नहीं कर पाए जितना हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि हम लोग उतना बड़ा बजट नहीं रख पाए। हमारे पास उतनी बजट नहीं थी। बट फिर भी हमने जितना हमारे पास बजट था उससे हमने की, तो हम संतुष्ट तो हैं। लेकिन मैं कहूँ कि हम बहुत खुश हैं, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। पर प्रमोशन करने का फ़िल्म को फ़ायदा ही होता है, और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ओके, आपको सागर जी ऐसा नहीं लगता कि अगर राजस्थानी फिल्मों का कुछ प्रमोशन का तरीका चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अब फिल्में अच्छी बनने लगी है, ये नहीं कह सकते कि फिल्में अब अच्छी नहीं बन रही है, अलग अलग स्टोरीज पे फिल्में बन रही है, और हम ये जो इतने एपिसोड अभी कर रहे हैं लगातार, तो हम जो जितना करीब से डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक्टर को जान रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो फिल्में अच्छी बन रही है, हम अच्छी फिल्में देख रहे हैं और बजट लगा रहे हैं लोग फिल्मों के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि फिल्मों का प्रमोशन का कुछ तरीका चेंज करना चाहिए? क्योंकि जो पहले तरीके से फिल्में प्रमोशन होता था, उसमें अब में कुछ चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है, हर चीज़ों में चेंज आ रहा है, तो फिल्म का प्रमोशन का तरीका भी कुछ चेंज होना चाहिए। देखिए, आपका जो विज़न है वो लोगों को आप अपनाना चाहिए,
क्योंकि प्रमोशन ही आज की डेट पे सबसे बड़ी दारोमदारी है। अगर हम बड़ी फिल्मों की बात करते हैं, अगर ऐसा बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करते हैं, तो उनकी मेकिंग से ज़्यादा उनके प्रमोशन का बजट होता है। उनके प्रमोशन की एक टीम होती है, वो डिज़ाइन करती है कि हम लोग किस तरह से पब्लिक में क्या चीज़ या क्या इवेंट हम लोग करें जिसकी वजह से लोग चर्चा करें। यहाँ तक कि वो लोग तो प्लान करते हैं कि हीरोइन ने आज हीरो को थप्पड़ मारा, किस किया, लपड़ मारा, ये सब प्लान्ड है, ये सब न्यूज़ प्लान्ड है। तो हम लोगों को भी कुछ इस तरह से करना चाहिए, और उसके लिए हमारे को ज़रूरत है राजस्थान के अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छी सोच, अच्छे को आर्टिस्टों की। कल को अगर मैं किसी एक्ट्रेस के लिए बोल दूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो सबसे पहले उसको ये समझने की ज़रूरत है कि सागर ने बोला है तो शायद कोई रीज़न रहा होगा, या कहीं न कहीं ऐसी कोई बात रही होगी कि उसका कोई ना कोई हमको या हमारे सिनेमा को कोई बात का या चर्चा करने का कोई टॉपिक रहा होगा। अगर कहीं गलतफ़हमी है तो आजकल तो बहुत ईज़ी गोइंग है कि आप चाहो तो लाइव आ जाओ और उससे बात कर लो कि आपने ये बोला, तो बोल देगा भाई हाँ मैंने बोला, लेकिन क्यों बोला? स्पष्टीकरण है तो ठीक है। दोस्तों, वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान।